नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वह है कैसे एक मास्टरमाइंडेड आदमी एक आइलैंड के बीच बनी जेल से कैसे बाहर निकलता है, क्योंकि उस जेल से निकलना इम्पॉसिबल था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ा शातिर चोर मॉरिस नाम के आदमी से, जो हमेशा से बैंक लूटता था और हर बार ही जेल से भागने में कामयाब हो जाता था। इसीलिए इस बार उसे एक ऐसे जेल में डाला जा रहा था जहां से निकलना नामुमकिन था। यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वह भाग नहीं सकता। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट और अलर्ट थी, तो उसका आजाद होना या भागना तो और भी नामुमकिन था, क्योंकि इस जेल को समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनाया गया था जिसके चारों तरफ कई हजार मीटर तक पानी ही पानी था। वहां दूर दूर तक कोई शिप आसपास नहीं आती थी जिससे भागने का चांस मिल सके, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। जेल में आते ही मॉरिस की पूरी शरीर की चेकिंग की गई और उसे जेल का यूनिफॉर्म दिया गया। यहाँ पर सब कुछ बहुत डिसिप्लिन और अरेंज ऑर्डर में था। कैदियों को अपनी मर्जी से चलने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि यह जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। सब लोग सुबह की घंटी बजने पर उठकर यूनिफॉर्म पहने बाहर निकल आते थे। यहाँ वार्डन बताता है कि कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के रूल्स को फॉलो करना होता है, और उसके बाद उनकी काउंटिंग भी की जाती थी और लाइनों में लगकर अपना ब्रेकफास्ट लेते थे। इस जेल में आते ही वार्डन मॉरिस से कहता है, वेलकम टू एल्केट्रस। एल्केट्रस इस जेल का नाम था। जब मॉरिस खाना खा रहा होता है, उसके सामने लिटमस नाम का एक आदमी उसके सामने बैठा है। तो मॉरिस उससे पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है, अभी यह तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले। तो वो देखता है कि खाने के टेबल पर लिटमस नाम वाला आदमी तो मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस उसे अपना खाना दे भी देता है। लेकिन वह नोटिस करता है कि आदमी टेबल के नीचे कुछ कर रहा था। मॉरिस को देखने पर पता चलता है कि उसने चुपके से यहाँ एक चूहा पाला हुआ था जैसे वह खाना खिला रहा था। थोड़ी देर बाद मॉरिस को एक गार्ड ऑफिसर रात को अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन उसे बताता है, मैंने तुम्हारी कई कहानियां सुनी है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही शार्प माइंडेड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहां किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहां कितने आए और गए, पर यहां से कोई बच नहीं पाया। यहां कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वह भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत ही सख्त इंसान है, जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। वार्डन कहता है, यहां से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहां से कौन भागने का सोच सकता है। लेकिन असल में पहले दिन से ही मॉरिस के दिमाग में यहां से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। तब वार्डन कहता है कि तुम हर जेल को तोड़कर भाग गए हो, लेकिन इस जेल को तोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जितनी टाइट सिक्योरिटी है उसे चकमा देकर अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो चारों तरफ पानी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के दौरान मॉरिस चुपके से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। वार्डन के सामने वह ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत मासूम है और यहाँ से भागने का तो वह सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वार्डन उसे लेकर बेफिक्र हो जाता है और मॉरिस अपने सेल में वापस आ जाता है, और आते ही सबसे पहले अपनी बाइबल के अंदर उस नेल कटर को छुपाता है, जिसे वह यह प्लान करते हुए यहाँ लेकर आया था कि वह इस जेल को खोद सकेगा। अगली सुबह ये सारे कैदी जब नहा रहे होते हैं तो वुल्फ नाम का एक कैदी दोबारा मॉरिस को तंग करता है।
वह यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे केस भी हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जो पहले भी कई बार मॉरिस को तंग कर चुका था। मॉरिस ने पहले तो शराफत ही दिखाई थी, लेकिन अब वह उसे अपना असल दिखाता है और उसको खूब मारता है, जिसकी वजह से बेचारा वुल्फ तो सहम कर रह जाता है। उल्टा सारे कैदी मॉरिस से और भी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि अब तक वुल्फ से सारे डरते आए थे और क्योंकि वुल्फ को ही उसने मार दिया था, तो इसका साफ मतलब था कि वुल्फ से तो कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है वो। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी के अंदर काम दिया जाता है, जहां पर वह मिलता है इंग्लिश नाम के एक आदमी से जो 40 साल का था और पिछले 20 साल से इसी जेल के अंदर था। यानी उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। इंग्लिश को भी 2 आदमियों के कत्ल की वजह से उम्र भर की कैद सुनाई गई थी। उसके बाद काम खत्म होने के बाद मॉरिस एक और कैदी से मिलता है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपनी ही पेंटिंग बना रहा था और उसने अपनी शर्ट के ऊपर एक फूल बनाया था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं। तो पेंटर बताता है कि ये फूल मेरी खुशियों को जाहिर कर रहा है जो मेरे दिल के अंदर है। उसके बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वह इंग्लिश से पूछता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे? ये बात सुनकर इंग्लिश हंसने लग जाता है, ऐसे जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, और कहता है कि ये जेल नहीं है, कब्र है, और यहां से निकलने के लिए हमें पहले मरना ही पड़ेगा। वो उसे समझाता है कि मान लो, अगर तुम इस जेल की बड़ी दीवारों को पार कर लो और यहां के सारे सिक्योरिटी कैमरास और रेंजर्स को भी चकमा दे दो, तो भी भागकर कहां जाओगे? उस ठंडे बर्फीले पानी में जिसमें जाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेहतर यही है कि चुपचाप इस जेल में जिंदगी गुजारो। कम से कम यहां पर तुम जिंदा तो होगे, क्योंकि इंग्लिश जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे यह भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है जिन्हें मॉरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुंचाना होता है। खैर, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि उसे अब लाइब्रेरी के बजाय कारपेंटर शॉप में जॉब मिल रही थी और हर घंटे के उसे 50 सेंट भी दिए जाने थे। वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि मॉरिस यह सोचकर हाँ कह देता है कि वहां जरूर उसे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो जेल से भागने की मदद करेगी। अगले दिन मॉरिस ने यहाँ पर हर खबरी वाले आदमी का पता चला लिया था और उसे लिटमस भी खबरी वाला लगा था। वो लिटमस से इस जेल से भागने का तरीका पूछता है तो लिटमस बताता है कि हर कमरे में एयर वेंट है और उसे एयर वेंट के जरिए ऊपर छत पर जाया जा सकता है और वहां से जंप करके इस जेल से आराम से भागा जा सकता है। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि एकदम से मॉरिस पर अटैक करने के लिए पीछे से वुल्फ आ जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारते हुए उसके हाथों में लपेट देता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब टावर में खड़े हुए गार्ड्स देख लेते हैं और ऊपर से ही शूट करते हुए इन्हें रोक देते हैं। वो अब एक एक करके इस जेल की हर बात को नोटिस करने लग जाता है। मॉरिस और वुल्फ को गार्ड्स डी ब्लॉक में ले जाते हैं, जहां रात भर कैदियों को अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। ये एक ऐसा सेल था, यहाँ लड़ाई के बदले इनको सजा दी जाती है टॉर्चर सेल में रहने की। रात भर दोनों को ही तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं और 2 हफ्ते बाद उन्हें इस टॉर्चर सेल से निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से निकलने के बाद मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम बैक का नोट भेजता है। इसी दिन मॉरिस के साथ वाले सेल के अंदर चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जो भी जल्द ही मॉरिस का दोस्त बन जाता है। मॉरिस देखते ही देखते यहाँ अपना ग्रुप बना लेता है, जिन सबको वो यह सीक्रेट बता चुका था कि वो जल्द ही इस जेल से भाग जाएगा।
इसी बीच दिखाया जाता है कि कैदियों की गैर मौजूदगी के अंदर इन सभी के सेल को वार्डन जाकर चेक करता है। जब वह डॉग के सेल में जाता है तो डॉग के सेल में उसके बनाए हुए कई पेंटिंग्स होते हैं। वार्डन और वह उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स जलाने के साथ साथ उसे कभी ना पेंटिंग करने का ऑर्डर दे देता है। पेंटिंग के बजाय अब उसे कारपेंटर सेल में काम करना था। पेंटर जिसकी सारी खुशी ही अपनी पेंटिंग्स थी, वार्डन के इस फैसले से पूरी तरह टूट गया था। इसी गुस्से में उसने अपनी 3 वह उंगलियां ही काट ली जिससे वो पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है और उसकी उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहता है जाकर अपने वार्डन को दे दो। ये देखकर वो खुश हो जाएगा। मॉरिस बेशक एक चोर था, लेकिन दिल का अच्छा था। उस पेंटर के लिए उसे दुख हो रहा था। उसी पेंटर के दुख में वह चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ ही था कि उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी एयर वेंट के अंदर से निकला था। वो समझ गया कि इस एयर वेंट के पीछे बहुत सारी जगह है जहां पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने खुद की उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की परमिशन रद्द कर दी गई थी, इसीलिए उसने तंग होकर अपनी उंगलियां काट ली। ये जानकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर मॉरिस वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहां उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है, पर मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वह उन्हें पहले से जानता हो। जॉन और क्लेरेंस दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस के गैंग में थे। जॉन को अब जेल से भागने का काम आसान लगने लगा क्योंकि ये दोनों भाई मॉरिस की तरह शार्प माइंड थे और अब ये तीनों जेल से भागने की प्लानिंग करने लगे। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत अफसोस था। दूसरी तरफ चार्ली को उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि वह 1-2 महीनों से ज्यादा नहीं बच पाएंगी। यह बात सुनकर अब चार्ली भी अल्कट्राज से भागने का सोचने लगता है और इतने में गार्ड आकर कहता है कि बात करने का समय खत्म हो चुका है। अब चार्ली बहुत परेशान होता है। वह उस रात मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहां से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस की मीटिंग होती है। तब मॉरिस उन्हें बताता है हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात ये कि यह जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले से शुरू भी कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोद दूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो इस जगह की जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि यहां से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लेरेंस बताता है कि इस मसले का हल मेरे पास है। वह कहता है कि यहाँ मेरे पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वह हमें बाल सप्लाई कर सकता है और उसे यूज करके हम एक डमी हेड बनाकर उसे बेड पर लिटा देंगे, जिसके बाद अगर हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे तब गार्ड्स को शक नहीं होगा क्योंकि हमारे सेल के बेड पर नकली सिर रखे होंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, लेकिन समुद्र का पानी कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, देखो इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां तुम्हें उन पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे, तो तुम कुछ रेनकोट्स चुराकर मुझे दे देना। हम उससे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समुद्र को पार कर सकते हैं। यहां चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सभी को पसंद आता है और उसी रात में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था जिसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता
और मॉरिस को दीवार खोदने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ में कई छोटे भी आईं, लेकिन वो धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन वो खाने के टेबल पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर घिसकर उसे गंदा कर देता है। उसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि यह चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से उनका चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने फौरन चम्मच बदलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वह सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड सीट पर बैठा होता है। पर जैसे ही वह टेबल पर रखे हुए चम्मच बदलने लगता है तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए, एक को जेब में छुपा कर रख दिया, जिसके बाद वह सीधा अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे बुक देने आता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ पर वेल्डिंग करने वाला कोई इक्विपमेंट मिलेगा। इंग्लिश समझता है कि मॉरिस के सिर पर अब भी जेल से भाग निकलने का भूत सवार है। वह कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी क्योंकि तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। इतने सालों में मुझे कभी भागने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूं यह इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम जिद्दी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, करो कोशिश। लेकिन मॉरिस को उसकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहता है, आपके पास जितनी भी माचिसें हैं तुम वह मुझे दे दो, इसके बदले मैं रोज अपने हिस्से का खाना आपके चूहे को दिया करूंगा। एकमस, जिसे चूहा बहुत ज्यादा प्यारा था, चूहे के लिए वो मॉरिस की बात मान जाता है। इस माचिस को जलाकर वो चम्मच और नेल कटर की मदद से एक नुकीला औजार भी बना लेता है, जिससे अब उसका खुदाई का काम और भी ज्यादा आसान और तेज हो गया था। अब इस दौरान चार्ली उसका पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंख लग जाती है और तभी वार्डन चेकिंग के लिए आ जाता है। इंग्लिश भी क्योंकि मॉरिस का सारा प्लान जानता था, इसीलिए वो जल्दी से खड़ा होकर वार्डन को रोक लेता है और उससे बात करने लग जाता है। और उनकी बातें सुनकर चार्ली की आंख खुल जाती है और चार्ली फौरन मॉरिस को सिग्नल दे देता है। उसके इशारा करते ही मॉरिस भी अपना काम छोड़कर खुदाई वाली जगह के आगे अपना सामान रखकर बेड पर लेट जाता है, जिससे वार्डन को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता, लेकिन उसे यहां से कुछ जलने की स्मेल आ जाती है। मॉरिस बिना डरे झूठ बोलते हुए उसकी बात को मोड़ देता है कि आपके होते हुए यहां पर कौन स्मोक कर सकता है। दिखाया जाता है कि मॉरिस ने इतनी खुदाई कर ली थी कि वह आसानी से यहां से बाहर निकल पाता, लेकिन एक और नई मुसीबत आ गई। यहां पर जो जाली लगी थी उसे स्क्रूज के जरिए लगाया गया था और इन स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नुकीली चीज चाहिए थी, जिसे वह अगले दिन अपने काम की जगह से चुरा भी लेता है, पर उसे यहां से लेकर जाना मुश्किल था। जब वह यहां से निकलने लगा तो मेटल डिटेक्टर पर उसका वो औजार शो हो गया। गार्ड्स ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से वो औजार ले लिया। सबको डर लगा कि मॉरिस अब पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस कहीं ज्यादा चालाक था। जो औजार उसने पकड़ा हुआ था वो तो उसे बैकअप के लिए लेकर आया था, ताकि गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि असली औजार तो उसने अपने जूतों में छुपाया हुआ था। इस मेटल के औजार से वह रात होते ही उस जाली को काट लेता है और वेंट के अंदर जाने का अपना रास्ता खोल लेता है। लेकिन अब मसला था, अगर वह वेंट के अंदर जाता तो वार्डन को यह सेल खाली मिलता और वार्डन को उनके प्लान का पता चल जाता। अंदर जाने से पहले इन्हें एक डमी सर चाहिए था, जिसके लिए पहले ये लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला कर करके एक नकली सर तैयार करते हैं और उसके बाद पेंटर के पेंट चुराकर उस डमी सर को पेंट कर देते हैं और फिर ग्लू के जरिए वो बाल को उसके सर पर लगा देते हैं। इस डमी सर के साथ साथ मॉरिस ने एक डमी दीवार भी बनाई थी, जो बिल्कुल असली दीवार जैसी दिख रही थी। ये कार्डबोर्ड की दीवार उसने इसलिए बनाई थी ताकि किसी को भी यह जगह देखकर शक ना हो कि इसके पीछे खुदाई की गई है। आखिर सारी तैयारी पूरी होने के बाद रात में मॉरिस डमी सर को अपनी जगह पर रखते हुए उस वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर जाने पर उसे बहुत सारे पाइप दिखे थे,
जिनके ऊपर चढ़ते हुए वो सेकेंड फ्लोर तक पहुंच गया था। लेकिन अभी भी बाहर जाने की जगह पर कुछ ग्रिल्स लगी थी जिन्हें तोड़ना और उन तक पहुंचना नामुमकिन था। नीचे दिखाया जाता है कि वार्डन की भी चेकिंग की बारी आ गई। वो जब करीब से गुजरने ही वाला होता है तो चार्ली मॉरिस को बहुत सारे सिग्नल्स भेजता है, पर ना जाने मॉरिस को उन सिग्नल्स का पता चला था या नहीं। वार्डन जब मॉरिस के रूम के बाहर से गुजरते हैं तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वह देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब दिख रहे हैं। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है कि आज तो काम से गए। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल टच करता है तो मॉरिस पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? हालांकि ऐन वक्त पर मॉरिस नीचे आकर वहां लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक ग्रिल से बांध के रखा हुआ है और वह ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है। मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोद दिया है, आज रात मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल को पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि यह लोहे का ग्रिल बहुत ही मजबूत है और उसे पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। उसे निकालने का एक ही रास्ता है और वह है इसे ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी अपनी अपनी मर्जी का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे एक छोटे से पंखे पर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को लगता है कि वह इस पर काम करके एक ड्रिल मशीन बना सकता है, जिसके लिए वह चार्ली से कहता है कि तुम किसी तरह करके इस पंखे को यहां से छुपा लो। चार्ली बड़ी आसानी से इस छोटे से पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर रख देता है। जब चार्ली बाहर आता है तो गार्ड्स उसके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें पंखा नहीं नजर आता और चार्ली को जाने दिया जाता है। वह पंखा जैसे ही मॉरिस के हाथ लगता है तो मॉरिस उस पर काम करना शुरू कर देता है और कई घंटों बाद मॉरिस उस पंखे से एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की रोड को ड्रिल मशीन से काटने लग जाते हैं। ड्रिल मशीन की आवाज काफी तेज थी, जो कि ड्रिल की आवाज को सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रोड काट देता है और ड्रिलिंग की आवाज बंद हो जाती है। ड्रिल की आवाज बंद होने के बाद गार्ड उसे नजरअंदाज करके वापस चला जाता है। अब इन चारों ने भागने के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए थे, जिसके बाद वो मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज से भागने वाले थे, जिससे आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। अगले दिन फिर उनकी मीटिंग होती है और वह भी मूवी हॉल में, जहां सब मूवी देख रहे होते हैं। मूवी की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लेरेंस से पूछता है उन रेनकोट्स का क्या हुआ जिससे हम ट्यूब्स और लाइफ जैकेट्स बनाने वो वाले थे। वो बताते हैं कि सब तैयार है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन ने जब इस फूल को देखा तो वार्डनर उनकी टेबल पर आकर वहां रखे हुए फूल को मसल देता है। यह देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यह फूल डॉग का फेवरेट था और डॉग मर चुका था। लिटमस तो गुस्से में उस पर हमला करता, उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। मॉरिस को वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है और चारों उसी रात बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा जरा कमजोर हो जाए तो हम आसानी से बच निकल पाएंगे। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है, तो मॉरिस इंग्लिश से कहता है, मैं आज आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इंग्लिश ने हाथ तो मिलाया था, लेकिन वो काफी हैरान था कि आखिर मॉरिस ने ऐसा क्या किया, क्या प्लान बनाया जिसकी वजह से वह यहां से बाहर निकल जाएगा। वो इस टाइम जेलस लग रहा था। खैर, वह यहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वार्डन मॉरिस के सेल की चेकिंग करने के लिए आ जाता है, ऐसे जैसे किसी ने उनको खबर दे दी थी कि मॉरिस यहां से भागने वाला है। वो यहां की एक एक चीज की तलाशी लेते हैं, उस जगह को भी देखते हैं जहां से मॉरिस ने खुदाई की थी, लेकिन उन्हें यहां पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मॉरिस ने सारे सबूत पहले ही छुपा दिए थे। उस सुरंग के आगे भी नकली कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इनको जरा सा भी शक नहीं हुआ।
वार्डन ने कहा, खबर तो सच्ची थी। एक काम करना, सुबह होते ही मॉरिस का सेल चेंज कर देना। लेकिन सुबह होने की नौबत कहां आने वाली थी। आज रात सभी ने रात के ठीक 2 बजे बैंक से निकलकर दूसरे फ्लोर पर मिलने का प्लान बनाया था। प्लान बनाते वक्त तो चार्ली के अंदर काफी हिम्मत थी, वो तैयार भी था, लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता गया वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। मॉरिस और बाकी तीनों लोग तो बैंक के अंदर पहुंच भी गए और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते रहे, पर चार्ली जब नहीं आया तो मजबूरन तीनों को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। दिखाया गया कि वह तीनों अपने बनाए प्लान के मुताबिक भाग रहे थे और यहां बैठा चार्ली रो रहा था। उसकी आजादी अब उसके हाथ से दूर जा रही थी। आखिर वटन की चेकिंग के बाद उसने फैसला किया कि वह भी हिम्मत करेगा और भाग जाएगा। लेकिन वेंट के अंदर जैसे ही वह आया तो उसने देखा कि ऊपर जाने वाला रास्ता उसके कद से बहुत ज्यादा दूर था और वह तीनों अब जा चुके थे और अब उसकी आजादी का सपना खत्म हो गया था। अफसोस करता वह वापस आ जाता है, जबकि यहां पर दिखाया जाता है कि चार्ली और उसके तीनों साथी सभी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और बारी बारी वो तीनों फेंस की दीवार पर चढ़ते हुए इस जेल से फाइनली आजाद हो जाते हैं। अब बस इन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए यह रेनकोट्स को बांधकर उसके अंदर मुंह से हवा भरने लगे ताकि उसे एक बोट बनाई जा सके। हालांकि मुंह से हवा भरने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद आखिर इनकी बोट तैयार हो ही गई और ये लोग यहां से निकलकर भाग गए। सुबह होती है और गार्ड्स सारे सेल्स की चेकिंग के लिए आते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के सेल के पास पहुंचे तो चार्ली ऐसे खड़ा था कि जैसे हिम्मत ना करने का अफसोस। वो दुखी था कि अगर कल थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो यहां से चला जाता। उसकी हालत को देखते हुए वार्डन को भी उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है, क्या मॉरिस अभी तक सो रहा है? जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो वहां पर बस उन्हें मॉरिस की डमी मिलती है और इन्हें यह बात मालूम हो जाती है कि मॉरिस जेल से भाग चुका है। उनकी आंखों में धूल झोंककर पूरे जेल के अंदर अलार्म बजते हैं। पूरे जेल में उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन जब ये लोग पूरे जेल में नहीं मिलते तो समुंदर के अंदर भी उन तीनों को तलाश किया जाता है, लेकिन वो तीनों वहां पर भी नहीं मिलते। आखिरकार तीनों आजाद हो जाते हैं, जहां पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।